हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्वेल्व ब्रोस में। आज हम देखने वाले हैं यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी क्लास 12 बुक के चैप्टर नंबर 1 के, जिसका नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होने वाले हैं। सबसे पहले हम 1 मार्क्स में एमसीक्यू देखेंगे, फिर बाकी के 1 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पिछले सालों में आ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो को चालू करूं इससे पहले एक चीज आपको और बोलना है कि अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड में देखने को मिले हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है यार कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें, आप चैप्टर पढ़ने के बाद ही वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी जब भी आप रिवीजन करते हैं तो इसका डेटा जरूर अच्छे से देखिएगा। कहाँ पर कोई चीज हमें लोएस्ट देखने को मिलती है, कहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिलती है, कहाँ पर सबसे अच्छी देखने को मिलती है, इस टाइप का थोड़ा डेटा याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम नहीं आते हैं, लेकिन एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं और हु नोस कई बार ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको वो लिखना पड़े, तो थोड़ा वो आपको आना चाहिए। तो इसी के साथ यार सबसे पहले हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता था, स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज। तो देखिए हाईएस्ट, लोएस्ट और बेस्ट ऐसे करके आप डेटा याद किया करिए। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, द फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन। तो 1881 याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, द नंबर ऑफ फार्मर्स पर यूनिट एरिया ऑफ फार्म लैंड इज नोन एज एग्रीकल्चरल डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन दैट लिव्स इन विलेजेस इज 68.8%। 2011 सेंसस की अगर हम बात करते हैं तो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, द स्टेट दैट इज हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो इसका आंसर है बिहार। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इंडिया इज, अगर 2011 सेंसस की फिर बात करते हैं तो 31.16%। इसको भी याद रखिएगा, थोड़ा डेटा इसमें हमारा ज्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इज कल्टीवेटर्स आर। तो आंसर याद रखिएगा 54.6%। इसके बाद अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हमारे बाकी देख लेते हैं एमसीक्यू के अलावा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला आता है, डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा याद रखिएगा कि ज्योग्राफी के हर क्वेश्चन अलग अलग होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर को तो किसी और चैप्टर में भी दिया हुआ था। तो याद रखिए हम ज्योग्राफी को एज अ होल पढ़ते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको एज अ होल पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज हम उसको पूरा पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप आंसर पूरी बुक को देखकर लिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया है उसको आपको मेन फोकस में रखना है। लेकिन अगर आप उसके एग्जाम्पल बाकी किसी चैप्टर के देते हैं, अपनी जनरल अवेयरनेस की दम पर आप देते हैं, तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, बल्कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये चीज याद रखिएगा। तो भाई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द वे ऑफ पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, मतलब पूरे अर्थ में कैसे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इससे हमें पता चलता है भाई कि कैसी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की, तो बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हाउ इज एग्रीकल्चरल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। भाई एग्रीकल्चरल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या होता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ फार्मर्स पर यूनिट एरिया ऑफ फार्म लैंड में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर एक फार्म लैंड है तो उसके पर यूनिट एरिया में कितने फार्मर्स हैं, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब अगर हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो भाई इसका मतलब होता है कि जो एरेबल लैंड है, एरेबल लैंड मतलब कल्टीवेबल लैंड, जहां पर आप कल्टीवेशन कर सकते हो, तो वहां पर टोटल पर यूनिट एरिया में कितने लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ एरेबल लैंड, याद रखिएगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 4, नेम द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाई हैज देयर बीन अ डिक्लाइन इन द ट्रेंड ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में एकदम से डिक्लाइन देखने को क्यों मिला है। तो अगर हम भाई लास्ट फ्यू डिकेड्स की बात करते हैं तो हमें एक शिफ्ट देखने को मिला है। जो लोग पहले फार्म बेस्ड एक्टिविटी करते थे, फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन जिनका था, वो नॉन फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब पूरा एक सेक्टोरल शिफ्ट हमें इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। तो एक ही रीजन हमारे सामने आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द हाईली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो आप सबको पता ही होगा यार, हिंदी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है। फिर विच इज द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। तो मुस्लिम हमारी लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता
है वेयर डज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड एज रिगार्ड्स टू पॉपुलेशन एरिया। तो अगर पॉपुलेशन एरिया की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में हम नंबर सेकंड पर आते हैं, और एरिया की बात करते हैं तो हम 7th पर आते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, शॉर्ट और लॉन्ग इसके अच्छे से देखिएगा। तो हमारा पहला आता है यार, द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 इज रेफर्ड टू एज अ स्टैग्नेंट फेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टेटमेंट के साथ इसको बताइए। तो भाई अगर हम 1901 से 1921 की बात करते हैं तो इसको स्टैग्नेंट फेज बोला जाता है। स्टैग्नेंट क्यों बोला जाता है? यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम लो थी, हमें एक नेगेटिव ग्रोथ का रिकॉर्ड देखने मिला था 1911 से 1921 के बीच में। हमारी बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई हमें देखने को मिल रही थी, और मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज एकदम पुअर थी इस समय, इसलिए इसको हम पूरे इस पीरियड को बोलते हैं स्टैग्नेंट फेज के उसमें आता है ये। इसके बाद द पीरियड फ्रॉम 1951 टू 1981 इज रेफर्ड टू एज अ फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। अब भाई एक्सप्लोजन का भी देख लेते हैं। तो इस फेज को एक्सप्लोजन का इसलिए बोला जाता है, मोर्टेलिटी रेट में एकदम रैपिड फॉल हमें देखने को मिला था, फर्टिलिटी रेट हमारी एकदम से हाई हो गई थी, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट भी हमारी हाई हो गई थी, उसके बाद लिविंग कंडीशन जो लोगों की होती है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, और बहुत ज्यादा माइग्रेशन हमें देखने को मिल रहा था, तिब्बत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, और इवन पाकिस्तान से भी देखने को मिल रहा था। तो ये रीजन आते हैं। ये फेजेस बहुत अच्छे से याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में भी इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। फिर व्हाट इज मेंट बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाउ इज इट हेल्पफुल इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू लैंड। तो भाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट ऑफ एरिया में मत आए। अब भाई ये बेटर अंडरस्टैंडिंग में कैसे हेल्प करता है? तो ये पॉपुलेशन का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने में मदद करता है अगर लैंड के रिलेशन में हम बात करते हैं तो। इसका सिंपल एग्जांपल आता है, अगर हम 2011 की बात करते हैं तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन एवरेज के हिसाब से रह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो भाई हमें इंक्रीज देखने को मिला। अगर हम पिछले 50 सालों की बात करते हैं तो पर स्क्वायर किलोमीटर में टोटल हमें 200 पर्सन का इंक्रीज देखने मिला, जो अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है, अगर हम पहले डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर 1951 की बात करते हैं तो 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन 2011 की बात करते हैं तो ये हो गया 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से पता चलता है भाई कि कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ कहाँ कैसा है, रीजंस क्या है, कैसे इसको हम ज्यादा कम कर सकते हैं, ये पूरा हमको पता चलता है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेन वर्कर एंड अ मार्जिनल वर्कर, मेंशन द मेन ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज फाउंड इन इंडिया। ये पूरा इसमें देख लेते हैं। हमने मेनली फोकस किया है, आपके सामने वो क्वेश्चन लेके आए जो बार बार पिछले सालों में रिपीट्स हुए हैं। बाकी इस चैप्टर का मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इसका थोड़ा डेटा अच्छे से आप याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं भाई मेन वर्कर की, तो मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज इन अ ईयर, जो एक साल में एटलीस्ट 183 डेज के लिए काम किया है उसको हम मेन वर्कर बोलते हैं। और मार्जिनल वर्कर मतलब जो 183 डेज से कम काम किए हैं। अब ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल 4 कैटेगरीज आती हैं। पहली आती है कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर मतलब सिंपल वो होता है भाई जो लोग लैंड पोजेस करते हैं, जिनके पास लैंड होता है और कल्टीवेशन की एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल लेबर कौन होते हैं भाई? जो फार्म बेस्ड एक्टिविटीज में काम करते हैं अपने वेजेस कमाने के लिए, तो एग्रीकल्चरल लेबर में ये आ जाते हैं। सिंपल पीपल हु आर एंगेज इन फार्म बेस्ड एक्टिविटीज कल्टीवेशन टू अर्न द वेजेस, इनको वेजेस मिलता है काम करने के लिए। फिर हमारा थर्ड आता है हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब सिंपल सा जो वो लोग कॉटेज इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, मेनली हाउस एंटिटी होते हैं, मतलब जो घर में काम करते हैं वो इसमें हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर में आते हैं। क्लास 9 10th में भी आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा। तो बाकी जो कॉटेज इंडस्ट्री से जनरली हाउस एंटिटी वो होते हैं तो वो इसमें आएंगे। इसके अदर वर्कर्स भाई जो नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में है, ट्रेड में है, कॉमर्स में, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, अदर सर्विसेज में, वो अदर वर्कर्स वाली लिस्ट में आ जाते हैं। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। इतने हमारे शॉर्ट आते हैं यार, अब लॉन्ग में आते हैं। याद रखिएगा इसके कई बार लॉन्ग वाले क्वेश्चन ही आपको शॉर्ट में देखने को मिल जाते हैं, कई बार शॉर्ट ही आपको लॉन्ग में देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ मार्क्स के चेंजेस से आते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा। तो पहला आता है भाई एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एनी 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो अगर आपने फर्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगा कि ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक में भी हमें इसका आंसर मिलता है, लेकिन फिर से रिपीट हो रहा है तो मैं आपको और फिर से बता देता हूँ। कुछ मेजर फैक्टर्स की अगर बात करते हैं भाई, फिजिकल फीचर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हो गया, फेवरेबल क्लाइमेट हो गया, और कुछ सोशल फैक्टर भी हमारे सामने आते हैं।
ये फैक्टर आते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे फिजिकल और नेचुरल फैक्टर भी आते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। कुछ फिजिकल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। लेफ्ट में हमने हाई डेंसिटी लिखा है, राइट में हमने लो डेंसिटी रखा है। तो रिलीफ मतलब होता है ज्योग्राफी की अगर हम टर्मिनोलॉजी में देखें तो शेप एंड हाइट ऑफ लैंड। तो भाई लो लैंड है, जैसे गेंजिस वैली अगर हम इंडिया की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ये फ्लैट है तो यहाँ पर हाई डेंसिटी देखने को मिलती है। माउंटेनियस रीजन में हमें लो देखने को मिलती है। फिर रिसोर्सेज, भाई रिसोर्सेज अच्छी है, कोल ऑयल वुड फिशिंग सब कुछ देखने को मिलता है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेटू आप लिख सकते हैं। और जहाँ पर ऐसी रिसोर्सेज नहीं, वहाँ ज्यादा लोग हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मेघालय इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा, डेटा इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर क्लाइमेट की बात करते हैं भाई, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है, जहाँ आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, बार बार क्लाइमेट एकदम चेंज नहीं होता है, लोगों के लिए एकदम मस्त, जहाँ पर भी अच्छा क्लाइमेट है तो वहाँ लोग रहेंगे। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स लिख सकते हैं। इसका जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है वहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, तो यहाँ पर थार डेजर्ट आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ ह्यूमन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल, भाई जहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है, सिंगापुर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ज्यादा लोग, जहाँ की गवर्नमेंट सही नहीं तो वहाँ के लोग माइग्रेट कर जाते हैं। अफगानिस्तान इसका एग्जाम्पल है। फिर सोशल की बात कर लेते हैं, भाई जहाँ पर अच्छे से साथ लोग रहते हैं, जहाँ सिक्योरिटी अच्छे से देखने को मिलती है, तो वहां पर आपको सही चीजें मिलेंगी। इसका एग्जाम्पल यूएसए दिया हुआ है। फिर दूसरी तरफ जहां पर भी लोग आइसोलेटेड तरीके से रहते हैं तो वहां ज्यादा पॉपुलेशन नहीं गई थी, तो यहाँ पर स्कैंडिनेवियंस आपको पता चल जाएगा, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। इसका इकोनॉमिक, भाई जहां पर इकोनॉमिक चीजें सही है वहां पर ज्यादा लोग हैं। फिर से यहाँ पर गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में दिया हुआ है, जहाँ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, लार्ज सिटीज है, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसी जगह पर लोग आ जाते हैं। जहाँ लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहां पर लोग नहीं रहते, ये भी याद रखिएगा। तो कुछ फैक्टर जाते हैं, मन से भी मन को अच्छा सा फैक्टर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बस आपको अगर 5 बोले गए तो 5 अच्छे से लिखिएगा और कोशिश करिएगा 5 फैक्टर आपस में बहुत मिलते ना हो। मतलब ऐसा ना कर दे कि सोशल फैक्टर ही 2 को अलग अलग पॉइंट बना के लिख दें, वो वैल्यू नहीं करेगी, वो सब एक ही पॉइंट में आएगा सोशल। वैसे याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सप्लेन द 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाइड विद इन द पीरियड ऑफ 1901 टू 2001। मैंने बोला था फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो भाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, ये हमको पता है। अगर हम बात करते हैं भाई पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो इसके 2 कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, नेचुरल और इंड्यूस्ड। नेचुरल भाई सिंपल होता है, जिसको हम एनालिसिस हम करते हैं क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट के बेसिस पर। और अगर हम इंड्यूस की बात करते हैं यार, तो इंड्यूस का देखा जाता है कि कितना वॉल्यूम है इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट, लोगों का कितना इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है किसी भी एक एरिया से, उससे हमको पता चलता है। तो ये हमारा पूरा आता है। अब इसके बाद हम फेजेस की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आता है जहाँ पर आपसे सीधे फेजेस बोले गए तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे किसी पर्टिकुलर एक फेजेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो जैसे मैंने आपको शॉर्ट आंसर में बताया था, आपको उस वे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसी को थोड़ा सा बस और ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी आंसर आपका इसी के आजू बाजू घूमना है पूरा। सबसे पहले फेजेस की याद करते हैं, तो भाई पहला पीरियड आता है 1901 से 1921। तो यहाँ पर स्टैग्नेंट ग्रोथ की हमारे सामने, उसके कॉजेस क्या आते हैं भाई, पुअर मेडिकल फैसिलिटी, इलिटरेसी, वहां पर बेसिक अमेनिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं था। सेकेंड फेज आता है 1921 से 1951। यहाँ पर हमारी स्टीडी ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। रीजन क्या है भाई, हेल्थ एंड सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी बिल्कुल सही हो चुका रहता है। इसका थर्ड आता है 1951 से 1981। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है। भाई बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो गई थी, इकोनॉमी में एकदम से इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला था, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ये हमें पूरा देखने को मिलता है। उसके बाद आफ्टर 1981, तो आफ्टर 1981 हमें पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ देखने को मिलती है। भाई अब जो मैरिज की एक एज थी, मीन एज, अब उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला, अब लोगों की लेट शादी होती है और मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं। तो ये कॉजेस आते हैं, तो ये फेजेस आते हैं, समय हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का पूरा आता है, उसके कॉजेस आते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही तो एक बार प्लीज एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो या फिर आप एनसीईआरटी जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। भाई हमें सिंपल ऑक्यूपेशन लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा ऑक्यूपेशनल वाइज देखने को मिलता है, उसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर्ड टू एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इंडिया की बात करते हैं भाई, 64% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर की बात करते हैं तो 13% और 20% रिस्पेक्टिवली हमको देखने को मिल जाता है। मतलब सेकेंडरी में 13 और टर्चरी में 20%, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद अगर ऑक्यूपेशनल हम शिफ्ट की बात करते हैं तो एक शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है। अब लोग टर्चरी और सेकेंडरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें एक एग्रीकल्चर में थोड़ा सा डिक्लाइन
देखने को मिला है। तो इन 3 कैटेगरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से यह हुआ है। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं भाई, तो एग्रीकल्चर, फिशिंग ये सब हमारा आ जाता है। हमने पहले भी इसके बारे में पूरा देख चुके हैं। यहाँ पर पूरा प्रोडक्शन नेचर की हेल्प की मदद से किया जाता है। इसका सेकेंडरी की अगर बात करते हैं तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो इसके अंदर आती हैं। टर्शरी की बात करते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टरों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी की, तो अभी हमें विमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मेल वर्कर हमेशा ज्यादा ही होते हैं अगर हम तीनों सेक्टर की बात करते हैं। और एग्रीकल्चर में अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 2 डिकेड्स में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, लोगों का दूसरी तरफ शिफ्ट ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये पूरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन डेंसिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ये भी याद रखिएगा, बुक 1 में भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, इसमें भी है भाई। फिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर दोनों बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड है। यहाँ पर आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। जैसे अगर हम डेंस पॉपुलेशन की बात करते हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरला की, तो भाई यहाँ फ्लैट और फर्टाइल प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट अच्छा है, वाटर वहां पर अवेलेबल है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर वहां पर, इसलिए ज्यादा लोग हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की अगर बात करते हैं, ये पहाड़ी एरियाज हैं, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, लोग कम देखने को मिलते हैं। राजस्थान में पानी की कमी है, ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है, लोग कम देखने को मिलते हैं। उसके बाद उड़ीसा, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा में मॉडरेट डेंसिटी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटीज है। साथ ही साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और फेवरेबल क्लाइमेट है एक एक्सटेंट तक। बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, तो यहाँ पर मॉडरेट डेंसिटी हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद भाई अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, एनसीआर एक्सेट्रा की, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, तो ये फैक्टर अच्छे, तो यहाँ पर अच्छी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यहाँ की एकदम हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये रीजन पूरे आते हैं। तो इसी के साथ यार हमारी आईएमपी वाली वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।